जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की हमारी जो क्लास है उसमें काव्य शास्त्र अर्थात साहित्य शास्त्र हमारा चल रहा है, उसको करेंगे आज कंप्लीट। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदी स्पेशल एक बैच है हमारा, और उस हिंदी स्पेशल बैच के अंतर्गत हम 10 जुलाई से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। 17 जुलाई से इसमें क्लास चलनी है। इसमें 75 आपकी लाइव क्लास होनी है, बाकी रिकॉर्डिंग क्लास इसके अंदर है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये लाइव प्लस प्रैक्टिस बैच है जिसमें संपूर्ण हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो हम इसके अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो प्यारे दोस्तों, अब कहीं भी हिंदी पूछी जाती है तो हम स्पेशल बैचों में इन सब चीजों को कंप्लीट कराते हैं। तो कल आपने जो भी काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ा साहित्य शास्त्र में, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आप लोगों का है तो आप मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच रही है और आपको बोर्ड पे भी जो चीजें अभी दिखाई गई वो क्लियर दिख रही है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और फिर आज का जो हमारा कंटेंट है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हमने दंडी के बारे में, वामन के बारे में जान लिया था, उद्भट के बारे में भी हमने जाना, इसके बारे में रुद्र के बारे में, इसके साथ आनंदवर्धन। तो यहाँ पे आज हमें शुरू करना है, ठीक है। तो भरत मुनि के बारे में इससे पहले पढ़ा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आनंदवर्धन क्या है? जी मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है, बोर्ड पे जो चीजें हैं तो अगर वो क्लियर है तो एक बार ओके कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा। तो एक तो इनको आनंदवर्धन को राजनायक की उपाधि दी गई, आपका एक क्वेश्चन बनता है ये। तो इनको जो उपाधि मिली वो किसकी मिली? राजनक की उपाधि, राजनक की क्या मिली? इनको उपाधि दी गई। और ये उपाधि किसने दी है? कश्मीर के राजा अवंती वर्मा ने। ये उपाधि किसने दी है? कश्मीर के राजा अवंती वर्मा ने। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के ये क्या थे? सभा पंडित थे। कब इनका समय रहा है? 9वीं शताब्दी रहा है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, कि संप्रदाय के ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक एक रचना लिखी है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक है। ये पूछे जा चुके हैं, राजनायक किसको कहा जाता है? आनंदवर्धन को। आनंदवर्धन किसके सभा पंडित थे? कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के। अवंती वर्मा से संबंधित कौन सा इनमें से रचनाकार कवि है? तो आपका हो गया आनंदवर्धन, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक किसने लिखी? राइट आंसर है आनंदवर्धन। तो इसके अंतर्गत 4 उद्योत हैं। उद्योत किसे कह रहे हैं हम? अध्याय को कह रहे हैं। मूलतः इसमें कारिका का प्रयोग हुआ। जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं जिनको हम साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, इनमें हमेशा जो संस्कृत में जो चीजें लिखी जाती हैं, काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र में, इनमें कारिका लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? कारिका। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे संस्कृत में जो वेद लिखे गए वे मंत्रों में लिखे गए, इसके बाद रामायण महाभारत श्लोकों में लिखे गए। तो जो काव्य और साहित्य शास्त्र में जो श्लोक की तरह की जो दूसरी हमारी जो है बातों को कहने का जो तरीका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कारिका कहते हैं। तो इनको श्लोक भी नहीं बोल सकते, मंत्र भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो साहित्य शास्त्र काव्य शास्त्र में, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो संस्कृत को मूल रूप से कहने का जो रहा है, एक तो मंत्रों के रूप में रहा है, दूसरा श्लोकों के रूप में रहा है, तीसरा अगर हम यहाँ बात करें व्याकरण ग्रंथ की सूत्र रहा है, और चौथा रहा है कारिका। तो इन 4 तरीके से हम संस्कृत को प्रेजेंट कर पाए हैं, ठीक है, अलग अलग समय पर। तो यहाँ कुछ चीजें संस्कृत में मंत्रों में है, कुछ श्लोक में है, कुछ सूत्र में है, और कुछ किस में है?
कारिका में है। अभिनव गुप्त रसवादी कवि माने जाते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने में और रस के सही तरीके से समीक्षा करने में अभिनव गुप्त का भी एक बड़ा योगदान है। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी काव्य शास्त्री पढ़े उनमें से एक दक्षिण भारत के थे, ठीक है, आचार्य दंडी, लेकिन उसके बाद सारे के सारे कश्मीर से संबंधित थे। आचार्य दंडी दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभिनव गुप्त भी किसके हैं, कश्मीर के निवासी है और इनका समय है 10वीं शताब्दी। जबकि इनसे पहले जो हमने आनंदवर्धन को पढ़ा तो आनंदवर्धन का समय कितना था, 9वीं शताब्दी। तो सारी चीज में सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ। हमने दूसरी शताब्दी के भरत मुनि से चीजें शुरू की और कहाँ पहुंच गए हम, 10वीं शताब्दी में पहुंच गए। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था। इनके पिता का नाम क्या था, नरसिंह गुप्त था, तथा ये चुखलक के नाम से प्रसिद्ध थे। तो चुखलक के नाम से इनके पिता जो है नरसिंह गुप्त जो है वो प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमलका था। माता का नाम क्या था, विमलका इनकी माता का नाम था। ये भी प्रश्न बनता है। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रम से नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराव व भट्ट दोत को गुरु मानकर किया। तो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किसके माध्यम से किया, अपने पिता के भट्ट इंदुराव ध्वनि शास्त्र और भट्ट टोन नाट्य शास्त्र। तो ये इनके गुरु थे। 3 इनके गुरु रहे हैं, एक भट्ट तोत रहे हैं, एक इंदुराव रहे हैं, भट्ट इंदुराव, और एक नरसिंह गुप्त जिन्होंने व्याकरण, ध्वनि और नाट्य शास्त्र के अध्ययन किया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा अभिनव गुप्त के गुरु का नाम बताओ। भट्ट तोत अभिनव गुप्त किससे संबंधित है, अलंकार से, रस से, छंद से, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे रस से संबंधित, क्योंकि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, रस की रचना है। तो इसीलिए रस की व्याख्या करने में अभिनव गुप्त आधुनिक रसवादी कवियों में माने जाते हैं। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित अन्यों की टीकाएं लिखी। टीका का मतलब क्या है, कोई चीज बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट तरीके से लिखी गई, लेकिन समय के साथ साथ उसको सरल नहीं बनाया गया। लेकिन कुछ कवियों ने जब उनकी दोबारा से एक अलग विधा के रूप में उसको सरल सुगम तरीके से प्रस्तुत किया तो उसको टीका कहते हैं। तो पहले वेद लिखे गए। वेद उस समय जो कि जब लिखे जा रहे थे तो वहां जो पब्लिक की भाषा थी वो संस्कृत थी, जो कम्युनिकेशन होता था संस्कृत में होता था। लेकिन समय के साथ साथ वेदों को पढ़ना, उन मंत्रों से अर्थ निकालना डिफिकल्ट होता चला गया। तो फिर बाद के जो कवि रचनाकार रहे हैं उन रचनाकारों ने उन्हीं संस्कृत के मंत्रों से अर्थ निकालकर चीजों को सरल सुगम बनाने की कोशिश की। तो उनको वहां हम भाष्य कहे थे। जिन्होंने वेदों की दोबारा से व्याख्या की वो भाष्य कहलाए। इसलिए काव्य शास्त्र पर जिन्होंने दोबारा से किताबें लिखी, जो पुराने काव्य शास्त्र थे, तो उसको कहा गया टीका। जैसे नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, काव्य कौतुब जो है इनके गुरु भट्ट तोत की रचना है। और ये काव्य कौतुब है और नाट्य शास्त्र है, इन दोनों के अंदर रस का चर्चा है। ध्वन्यालोक में भी रस को अच्छा माना गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ध्वनि काव्य आत्मा, ध्वनि ही काव्य की आत्मा। तो ध्वनि का मतलब वहां व्यंग से है, अर्थात शब्द सामान्य और विशेष अर्थ को छोड़ के जब तीसरा अर्थ दे तो उसको वहां ध्वनि कहा गया आनंदवर्धन के द्वारा। तो ये 3 किताबें जो 3 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पहले लिखी जा चुकी थी, इसकी सरल शब्दों में जो व्याख्या की गई उसको क्या कहते हैं, टीका। तो ये अभिनव गुप्त भारती के नाम से इन्होंने टीका लिखी नाट्य शास्त्र पे। अब प्रश्न क्या बना आपका, अभिनव भारती जो टीका है वो किस ग्रंथ पे लिखी गई, नाट्य शास्त्र पे, या नाट्य शास्त्र पर लिखी गई। अभिनव गुप्त की टीका का नाम अभिनव भारती, ध्वन्यालोक पर लिखी गई टीका का नाम लोचन, काव्य कौतुब पर लिखी गई टीका नाम काव्य कौतुब विवरण। अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। किसकी की है, तंत्रलोक के नाम से श्रेष्ठ दार्शनिक रचना है। तो तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है इसको। तो तंत्रलोक जो रचना है किसको माना जाता है, तंत्र शास्त्र। इसके बाद कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इन्होंने काव्य की परिभाषा दी आचार्य कुंतक ने। एक प्रश्न बना हमारा कि ये वक्रोक्ति संप्रदाय, और मैंने आपको अभी बताया कि दंडी को छोड़कर जितने भी काव्य शास्त्री हुए सारे के सारे कश्मीर में पैदा हुए। तो आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर काव्य की भूमि कही जाती है,
इसके साथ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है, क्योंकि सभी देवताओं का निवास हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में था। ऐसे जम्मू और कश्मीर काव्य शास्त्रों की भूमि है। ठीक है, तो कुंतक कश्मीर के निवासी थे। एक पॉइंट आपका ये बना। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है इनका समय माना गया। कुंतक की प्रसिद्ध करती है वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक की प्रसिद्ध करती क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। 4 उन्मेघ में विभक्त है। तो ये क्या है? उन्मेघ। उन्मेघ ये अपने आप में चैप्टर्स का नाम है उन्मेघ। तो ये किस में विभक्त है? 4 उन्मेघ में विभक्त है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कुंतक के बारे में। धनंजय धारा नरेश, ठीक है, मुंजरात, ठीक है, के सभा पंडित थे। तो पहला प्रश्न बना, धारा नरेश मुंजरात के सभा पंडित कौन कहलाए? धनंजय कहलाए। ठीक है, इनका समय 10वीं शताब्दी है। तो ये भी 10वीं शताब्दी से संबंधित है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य 10 कारक नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने एक रचना लिखी है 10 रूपक। इसमें नाटक के 10 रूप बताए, जिसमें 4 प्रकाश हैं और लगभग 300 कारिकाएं हैं। मैंने कहा कि संस्कृत को या तो मंत्र में, फिर श्लोक में, कारिका में, सूत्रों में रखा गया। तो 300 कारिकाओं में 4 प्रकाश तथा 4 चैप्टर में एक रचना लिखी, जिसका नाम 10 रूपक है। यहाँ रूपक कहते हैं नाटक को। तो नाटक के 10 रूप बताए गए। जैसे एक नाटक होता है, प्रकरण होता है, भाण होता है, डिम होता है, ठीक है, व्योम होता है, ठीक है, समविकार होता है। तो ये सब नाटक के अलग अलग रूप हैं। तो जो आप सीरियल देखते हो, जो नाटक देखते हो, तो वो एक ही तरह के नहीं होते हैं। कुछ नाटिकाएं भी होती है जिसमें कथावस्तु को संक्षिप्त रखा जाता है, छोटा रखा जाता है। धनंजय के भ्राता था भाई धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोड नाम से लिखी है। तो धनंजय के भाई का नाम क्या था? धनंजय के भाई का नाम था धनिक। ठीक है, 10 रूपक के पे जो टीका लिखी गई वो किस नाम से लिखी गई? अवलोड के नाम से। किसके नाम से? अवलोड के नाम से लिखी गई। तो ये थे आपके काव्य शास्त्री धनंजय जी। महिम भट्ट कश्मीर के थे। तो ये भी कश्मीर से संबंधित थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य था। गुरु का नाम श्यामल था। गुरु कौन थे इनके? ठीक है, महिम भट्ट के श्यामल। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक, बहुत बेहतरीन, अनेक बार पूछा गई ये रचना है। व्यक्ति विवेक नामक एक प्रौढ़ अर्थात अच्छे मजबूत ग्रंथ की रचना की है। व्यक्ति विवेक जो इनकी रचना है उसमें 3 विमर्श है। तो इन्होंने अध्याय का नाम क्या रख दिया? विमर्श रख दिया। क्या रख दिया? विमर्श। विमर्श किसे कहते हैं? जहां हम आचार विचार के माध्यम से चीजों का अनुशीलन करते हैं। तो व्यक्ति विवेक क्या है? 3 विमर्श में लिखा गया। एक प्यारे दोस्तों रचना किसकी रचना है? महिम भट्ट की रचना है। महिम भट्ट के गुरु का नाम श्यामल था, पिता का नाम श्री धैर्य था। कहाँ के थे? कश्मीर से संबंधित। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। ये जीएस में भी पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। भोजराज क्या है? भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। धारा प्रदेश के राजा भोज। 11वीं शताब्दी भोज का भी समय आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भोज ने सरस्वती कंठाभरण, क्या है? एक तो रचना है इनकी सरस्वती कंठाभरण। तो सरस्वती कंठाभरण की रचना की। दूसरी रचना है इनकी श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना। तो भोजराज की रचना का नाम सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, भोजराज कहाँ थे? धारा प्रदेश के राजा थे। राजा भी थे और काव्य शास्त्री भी थे। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ। तो ये भी कश्मीर से संबंधित थे। पिता का नाम केयट था। ठीक है, 11वीं शताब्दी के जो है ये रचनाकार माने जाते हैं, मम्मट है। काव्य प्रकाश नामक बहुत बेहतरीन ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। ध्वनि विरोधी अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसके मम्मट ने जो काव्य प्रकाश लिखा है इसमें क्या है? 10 उल्लास है। कितने चैप्टर्स है इसके अंदर? वो चैप्टर का नाम रखा गया उल्लास और उनकी संख्या कितनी है? 10। तो क्वेश्चन क्या क्या बने? मम्मट कहाँ से संबंधित थे? जम्मू एंड कश्मीर से। किस शताब्दी के थे? समय बताइए मम्मट का। 11वीं शताब्दी। कौन सी रचना लिखी है? काव्य प्रकाश। कितने अध्याय हैं इसमें? 10 हैं। इनके अध्याय को क्या कहा गया? उल्लास कहा गया। तो ये इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था केयट। ठीक है, क्षेमेंद्र, कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र, ये भी क्या थे? कश्मीर के निवासी थे।
पहला प्रश्न क्या बना, आचार्य दंडी को छोड़कर, जो कि दक्षिण भारत के थे, उनको छोड़कर बाकी जितने भी काव्य शास्त्री हम पढ़ रहे हैं सबके शब्द कश्मीर। तो यहाँ 11वीं शताब्दी किसके थे, 11वीं शताब्दी के थे। ठीक है, पिता का नाम क्या था, प्रकाशेंद्र इनके पिता का नाम। क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय, अपने आप में औचित्य संप्रदाय किससे संबंधित है, क्षेमेंद्र से संबंधित है। औचित्य संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे, अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त के बारे में जो आपने पढ़ा, तो अभिनव गुप्त किसके गुरु थे, क्षेमेंद्र के। क्षेमेंद्र ने निम्न ग्रंथों की रचना की। कवि कंठाभरण किसकी रचना है, क्षेमेंद्र की। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की है। और सुवर्त तिलक है क्षेमेंद्र की रचना। 10 अवतार चरित है क्षेमेंद्र की रचना। एक है 10 कुमार चरित, वो रचना है आचार्य दंडी की, वो गद्य का ग्रंथ है, काव्य का नहीं है। तो जो 10 कुमार चरित है, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित का वर्णन किया, वो आचार्य दंडी ने लिखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो 10 अवतार चरित हैं, जिसमें 10 अवतारों के चरित चित्रण किया गया, वो आचार्य क्षेमेंद्र की एक काव्य करती है, काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। रूप्यक कश्मीर निवासी, ये भी कहाँ से संबंधित थे, कश्मीर से थे, कश्मीर के निवासी थे। ठीक है, रूप्यक के पिता का नाम राजा नायक तिलक था। क्या नाम था, राजा नायक तिलक। राजा नायक तिलक उद्भट के ग्रंथ उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी, उद्भट विवेक के नाम से टीका लिखी गई। रूपक का समय क्या था, 12वीं शताब्दी था। महाकवि मयंक के महाकाव्य गुरु रहे हैं। तो महाकवि मयंक के महाकाव्य गुरु कौन रहे हैं, ये महाकवि मयंक के महाकाव्य गुरु कौन रहे हैं, रूप्यक रहे हैं। रूप्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की, अलंकार सर्वस्व। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व, अर्थात अलंकार ही सब कुछ है, ये कहा रूप्यक ने। शोभाकार मिश्र, शोभाकार मित्र का समय 12वीं शताब्दी है। ठीक है, कश्मीर के निवासी थे। त्रिईश्वर मित्र के पुत्र थे, पिता का नाम है त्रिईश्वर मित्र। ठीक है, शोभाकार मिश्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, अलंकार रत्नाकर नामक इनका ग्रंथ है। ज्यादातर यही पूछा जाता है, कौन सी शताब्दी, 12वीं। कहाँ के रहने वाले, कश्मीर के। पिता का नाम क्या है, त्रिईश्वर मित्र है। कौन सी रचना लिखी, अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर के रचनाकार शोभाकार मित्र। हेमचंद्र, हेमचंद्र गुजरात के राजा, तो ये जम्मू कश्मीर के नहीं थे, ये गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। तो गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु का नाम क्या था, हेमचंद्र था। काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। काव्य अनुशासन प्रसिद्ध ग्रंथ है, काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने। हेमचंद्र के 2 शिष्य थे, एक रामचंद्र और दूसरे गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। तो रामचंद्र ने और गुणचंद्र ने क्या किया, नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। रामचंद्र को प्रबंध शतक कर्ता की उपाधि से जो है महिमा मंडित किया गया, प्रबंध शतक कर्ता। ठीक है, किसको कहा जाता था, रामचंद्र को। ये रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ये एक अलग व्यक्ति है। तो प्रबंध शतक कर्ता की उपाधि किसे मिली, रामचंद्र को। नाट्य दर्पण रचना किसकी है, रामचंद्र और गुणचंद्र की। काव्य अनुशासन रचना किसकी है, हेमचंद्र की। गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु कौन थे, हेमचंद्र थे। शारदा तनय, शारदा तनय का समय 13वीं शताब्दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कश्मीर के थे, ये किसके थे, ये कश्मीर के थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या है, भाव प्रकाश ग्रंथ। शारदा तनय ने भाव प्रकाश ग्रंथ लिखे। 10 अधिकार, अध्याय को यहाँ अधिकार कहा गया, इसके अंतर्गत 10 अधिकार अर्थात चैप्टर्स हैं शारदा तनय के ग्रंथ में। जयदेव, जयदेव मिथिला के निवासी थे। ठीक है, जयदेव क्या थे, मिथिला के निवासी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक प्रश्न ये बना, जयदेव के बारे में बहुत पूछा गया है। जयदेव मिथिला के निवासी थे, एक तो प्रश्न ये बना। इनका समय 13वीं शताब्दी था। क्या था, 13वीं शताब्दी। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष, जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर की उपाधि से ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में इनको क्या कहा गया, पीयूष वर्ष या पीयूष वर्षा करने वाला, अमृत की वर्षा करने वाले। और न्याय के क्षेत्र में ये पक्षधर उपाधि
से प्रसिद्ध थे। जयदेव की रचना का नाम है चंद्रलोक नामक अलंकार शास्त्र रचना की 10 म्यूक तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। तो 35 अनुष्टुप श्लोक इसने लिखा। अनुष्टुप क्या है? एक छंद का नाम है। तो 35 श्लोकों में अनुष्टुप छंद है और 10 म्यूख्यो अर्थात भाग है। म्यूक इसके चैप्टर का नाम क्या है? म्यूक है। तो राइट आंसर क्या है? चंद्रलोक के रचयिता आचार्य जयदेव। विश्वनाथ कविराज, तो विश्वनाथ को कविराज की उपाधि से विभूषित किया जाता है। विश्वनाथ कविराज उत्कल अर्थात उड़ीसा, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल था। तो विश्वनाथ कविराज कहाँ के रहने वाले थे? उत्कल उड़ीसा के राजा के साथ जो है संधि विग्रही थे, अर्थात संधि के माध्यम से उनके पास रहते थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी था। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेद लिखे और क्या कौन सी रचना लिखी? साहित्य दर्पण। अनेक बार पूछी जा चुकी है। साहित्य दर्पण जो लिखी गई है विश्वनाथ के द्वारा, जिनको कविराज कहा गया, जो उत्कल ओडिशा के रहने वाले थे, 14वीं शताब्दी से जिनका संबंध था। और साहित्य दर्पण कितने में लिखी गई है? 10 परिच्छेदों में। साहित्य दर्पण के अध्यायों का नाम क्या है? परिच्छेद हैं। तो ये थे आपके आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, इन्होंने वाक्य रसात्मक काव्य की जो परिभाषा दी काव्य की, वो विश्वनाथ ने ही दी थी। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ लिखा। जिस तरह मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा था, काव्य प्रकाश रचना किसकी है? आचार्य मम्मट की रचना है। आचार्य मम्मट ने क्या लिखा? काव्य प्रकाश। तो मम्मट की शैली में, मम्मट की शैली क्या है? लिखने का ढंग। तो मम्मट की शैली में एकावली नामक ग्रंथ किसने लिखा? विद्याधर ने लिखा। ये आपके काव्य शास्त्री है। विद्यानाथ, इनको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो यहीं तक ही ज्यादा पूछे गए हैं अब तक, आचार्य विश्वनाथ तक। तो ये जो 20 है यही आपको करने हैं, छोड़ने नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न आया तो केवल मुश्किल से 1% स्टूडेंट का वो सही पाया। तो विश्वनाथ, ये तो हमने पढ़ लिया विद्याधर को। तो विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। तो ये दक्षिण भारत से संबंधित थे और दक्षिण भारत में भी काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में ये कौन रहते थे? विद्यानाथ रहते थे। इनका समय भी आचार्य विश्वनाथ की तरह 14वीं शताब्दी है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण, तो इन्होंने जिसके दरबार में रहते थे उन्हीं के पूर्वजों का और उनका यशोगान किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 9 प्रकरण हैं। तो प्रकरण की क्या है? काव्य शास्त्र ग्रंथ में जो नाटक है, नाटक को हम जब अलग अलग रूप में पाते हैं तो उनमें से एक रूप क्या होता है? प्रकरण का होता है। अप्य दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे अप्य दीक्षित। ठीक है, ये 16वीं शताब्दी के थे। कौन सी शताब्दी के? 16वीं। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं चल रही है। तो ये कौन सी थे? 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं। अप्य दीक्षित ने अप्य दीक्षित ने कौन सी रचना लिखी? वर्तिक रचना लिखी। दूसरी चित्र मीमांसा लिखी, फिर कुवलयानंद लिखी। तो ये 3 ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। दक्षिण भारत शैव दार्शनिक, भगवान शिव के उपासक अप्य दीक्षित, 16वीं शताब्दी। वर्तिक चित्र मीमांसा और कुवलयानंद, ये अप्य दीक्षित की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पंडित राज जगन्नाथ जातीय आंध्र ब्राह्मण थे। तो ये क्या थे? जातीय आंध्र ब्राह्मण थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। पेदु भट्ट के पुत्र थे। इनके पिता का नाम पेदु भट्ट था। इनका समय 17वीं शताब्दी है। 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है, पूर्वार्ध माना जाता है। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक एक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। किसकी की? रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी, रमणीयार्थ प्रातिपदिकम काव्य, इन्होंने कहा कि रमणीय अर्थ वाले शब्द काव्य कहलाएंगे। तो रस गंगाधर किसकी रचना है? आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। कहाँ के थे ये? आंध्र ब्राह्मण थे। ठीक है, पेद भट्ट के पुत्र थे और 17वीं शताब्दी के ये आचार्य रहे हैं। तो यहाँ पे काव्य का लक्षण जो जिस आचार्य ने दिया, तो ये भी अपने आप में एक बेहतरीन प्रश्न बनता है। लेकिन इसको करने के बाद में हम यहाँ से
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे। लेकिन अब तक जो भी आपने पढ़ा है प्यारे दोस्तों, आपने 24 काव्य शास्त्रियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हुई, जैसे जैसे प्रश्न बने मैंने उन्हीं को सर्कल किया, अंडरलाइन किया, और वही प्रश्न अनेक बार अनेक एग्जामों में आ चुके हैं। दोस्तों हिंदी के अनेक सेक्शन हैं। हिंदी में एक सेक्शन है हिंदी व्याकरण, हिंदी में दूसरा सेक्शन है हिंदी साहित्य, हिंदी में तीसरा जो सेक्शन है वो साहित्य शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र। इसके साथ हिंदी में एक सेक्शन है हिंदी शब्दावली, जिसके अंदर विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लेख शब्द और शब्दार्थ आते हैं, वर्तनी आती है। हिंदी का एक सेक्शन है हिंदी विविध, जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं, हिंदी में प्रथम स्थान आता है। हिंदी का एक सेक्शन है अपठित गद्यांश और काव्यांश, ठीक है, तो वो भी हिंदी का एक अलग सेक्शन होता है। हिंदी का एक सेक्शन होता है हिंदी की पेडागोजी। तो अलग अलग एग्जामों में अलग अलग हिंदी के सेक्शनों का रोल होता है। हम यहाँ जो बैच लेके आते हैं हिंदी स्पेशल्स हैं या किसी भर्ती को टारगेट करके, उसमें हम तमाम इन हिंदी के सेक्शनों को कराते हैं, क्योंकि कुछ सेक्शन से तो बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे। जैसे इस वाले सेक्शन की हम बात करें, कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें 10 से लेके 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम यहाँ 2 से लेके 3 प्रश्न ही होंगे। तो हम उन 2 से 3 प्रश्नों को तैयार करने के लिए ही ये साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। और ध्यान ये रखना है कि एक तो भाषा विज्ञान और एक ये साहित्य शास्त्र, जब जब इनसे प्रश्न पूछे गए मैक्सिमम बच्चों के गलत हुए। केवल पेपर में बैठने वाले 1% बच्चे ही इन क्वेश्चनों को करके आते हैं, लेकिन सही 1% का भी नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे ये तो प्रश्न छोड़ते हैं, अगर प्रश्न अटेम्प्ट किया तो सही होने के चांस बहुत कम है। उसका रीजन है कि इनको करने के लिए हमें केवल और केवल इस तरह का ही कंटेंट की आवश्यकता थी, जहां से आपसे वहां उनकी परिभाषा पूछेगा काव्य की, इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी, कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन सी शताब्दी के ये व्यक्ति है, इनके पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, ये बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला जो प्रश्न होता है साहित्य अर्थात काव्य शास्त्री को देके उनकी रचना देना, और रचना दे के काव्य शास्त्री को देना। और दूसरा पूछा जाता है इन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी, काव्य के जो लक्षण दिए, वो भी यहाँ से खूब पूछा गया है। अब हम यहाँ से पूछे जाने वाले अपने दूसरे प्रश्न की तैयारी करेंगे। तो काव्य के लक्षण, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर विभाजित किए हैं, जिनमें एक शब्द है, अर्थ है, और दूसरा शब्द और अर्थ दोनों हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ काव्य के लक्षण किसी ने शब्द के आधार पे दिए, किसी ने क्या दिए, शब्द के आधार, शब्द और अर्थ के आधार पर। तो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पे दिए। एक तरीका तो था शब्द और अर्थ के आधार पे, दूसरा केवल शब्द के आधार पे, और कुछ ने दिए रस और ध्वनि के आधार पे। तो शब्द और अर्थ के आधार पे, केवल शब्द के आधार पे, रस और ध्वनि के आधार पे काव्य के लक्षण अर्थात काव्य की परिभाषा। तो काव्य की लक्षण को ही हिंदी में जब हम बोलेंगे तो काव्य की परिभाषा बोलेंगे, ठीक है, और संस्कृत में जब कहेंगे तो हम काव्य का लक्षण बोलेंगे। तो लक्षण को ही परिभाषा कहा जाता है। तो यहाँ एक है प्यारे दोस्तों हमारे आचार्य भामा जी, आचार्य भामा। तो आचार्य भामा ने जो दिया यहाँ पे काव्य का लक्षण, वो है शब्द अर्थो सहितो काव्य, अर्थात इन्होंने शब्द और शब्द के साथ उसका अर्थ, कि शब्द और अर्थ जो है क्या है, काव्य है। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है, शब्द अर्थ सहितम काव्यम, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये परिभाषा किसकी है, आचार्य भामा की है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में। रुदट नोनु शब्दार्थो काव्यम, नोनु मतलब निश्चय ही, ये क्या कह रहा है, शब्द अर्थ सहित, शब्द अर्थ के अगर साथ है तो वो काव्य कहलाएगा, वो पुस्तक कहलाएगी अच्छी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो ऐसे नहीं है आपने अनाप शनाप कुछ भी लिख दिया आप उसी को ग्रंथ पुस्तक काव्य मान लोगे। इन्होंने कहा कि अगर उस पुस्तक में शब्द दिए हैं, अगर वो अपने अर्थ को प्रकट करने में, समझाने में सक्षम है, ठीक है, तो उसको हम काव्य मानेंगे, अदरवाइज हम उसको उत्तम कोटि का काव्य नहीं मानेंगे, ऐसा कहना है
अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भामा का। रुद्रट क्या कह रहे हैं, नुनु नुनु मतलब निश्चय ही शब्दार्थो काव्यम। तो यहाँ आचार्य भामा ने जो बात कही थी रुद्रट ने उसी का अनुकरण कर लिया और फिर इन्होंने काव्य की एक परिभाषा दे दी थोड़ा चेंज करके, नुनु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है। वामन काव्य शब्दो अयम अलंकार, काव्यम शब्दो अयम गुण अलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थो वर्तते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं काव्य के अंतर्गत शब्द होने चाहिए, गुण होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, तब शब्दार्थ के माध्यम से वो अपना भाव प्रकट कर पाएंगे। कुंतक शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार सालनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम द्वैतम कारणी। तो शब्दार्थो सहितम वर्ग कवि व्यापार सालनी, ये क्या है, आचार्य कुंतक की परिभाषा है। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, उसको देखो। शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है दोस्तों, यहाँ इसने कहा शब्दार्थो सहितम काव्य, तो जहां भी सहितो आ जाएगा शब्दार्थ के साथ वो भामा की है, क्योंकि वो ये 4 देगा। ठीक है, या इनमें से एक देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, या उनमें से वो एक देगा फिर ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो सहितो किसने कहा, भामा ने। शब्द सहितो का मतलब क्या है, शब्द और अर्थ दोनों। नुनु का प्रयोग किसने किया, आचार्य रुद्रट ने। तो जब काव्य की परिभाषा में, काव्य के लक्षण में नुनु शब्द आएगा तो रुद्रट है, सहितो शब्द आएगा भामा है, और यहाँ पर गुण और अलंकार आएगा, क्या आएगा, गुण और अलंकार। क्योंकि यहाँ शब्द की और अर्थ की बात तो सारे ही कर रहे हैं, यहाँ भी शब्दार्थ की बात हो रही है। जब गुण और अलंकार की बात करेंगे तो कौन है, वामन है। शब्दार्थों सहित वर्ग में व्यापार सालनी, जब व्यापार सालनी की बात होगी आपको ये ध्यान रखना है, तो वो परिभाषा काव्य की किसकी है, जब व्यापार सालनी की बात होगी वो है कुंतक की। काव्य परिभाषा किसकी है, कुंतक की है। मम्मट क्या कह रहा, तदोषो। तो जब तदोषो आ जाए, ठीक है, तदोषो या फिर पूर्ण कुआपी आ जाए, तदोषो या फिर पूर्ण कुआपी काव्य की परिभाषा में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मम्मट। बाण भट्ट ने क्या कहा, साधु शब्दार्थ है। तो साधु शब्द का प्रयोग काव्य की परिभाषा में किसने किया है, बाण भट्ट ने। आनंदवर्धन ने क्या कहा, आनंदवर्धन ने कहा सह हृदय। तय हृदय काव्य की परिभाषा में किसने प्रयोग किया, तय हृदय शब्द का प्रयोग आनंदवर्धन ने। राजशेखर ने गुण अलंकार वाक्यमेव काव्य। तो यहाँ वाक्यमेव का प्रयोग किसने किया है, राजशेखर ने। वाक्य को अलंकार माना राजशेखर ने। ठीक है। विद्याधर शब्दार्थो वपुरम शब्दार्थो पुस्तकवात वाक्यम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है पुस्तवावत। तो पुस्तवावत का प्रयोग किसने किया है, पुस्तावत का प्रयोग किया है विद्याधर ने। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य, साहित्य सद अलंकृति। तो यहाँ काव्य साहित्य सद अलंकृति शब्द का प्रयोग किसने किया, साहित्य शब्द अलंकृति का प्रयोग किया है क्षेमेंद्र ने। या आप कहोगे काव्य विशिष्ट का प्रयोग किसने किया है, काव्य विशिष्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है, क्षेमेंद्र ने किया है। तो इस तरीके से आप इनको पहचानोगे। दंडी ने क्या कहा, शरीर तावदिष्ट वव छिन्ना पदावली। पदावली का प्रयोग किसने किया, आचार्य दंडी ने। निर्दोष लक्षण वती रीति निर्गुण भूषणम सा अलंकार सानेक वर्ती वाक्य नाम वाक। तो यहाँ निर्दोषा शब्द का प्रयोग काव्य की परिभाषा में किसने किया, जयदेव ने। रमणीयार्थ शब्द का प्रयोग किसने किया, आचार्य जगन्नाथ ने। यहाँ पे वाक्य रसात्मक काव्य, वाक्य रसात्मक शब्द का प्रयोग किसने किया, विश्वनाथ ने। निर्दोष गुण व अलंकृति रसवंती कवि कुर्वंती कीर्ति प्रतीचि। तो कीर्ति और प्रतीचि शब्द का प्रयोग किसने किया, भोजराज ने। अब आ जाओ दोबारा से, ठीक है, ये आएंगे किसी न किसी रूप में। तो ये क्या है, यहाँ हिंदी के कवि है केशवदास ने काव्य का लक्षण दिया, और ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बार ये पूछे गए हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा दी, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ने दी, जयशंकर प्रसाद ने दी, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य की परिभाषा दी। ये परिभाषाएं पूछी जा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है सही तरीके से।
अब आप इधर आ जाओ फिर, ताकि हम वे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे सही तरीके से। तो यहाँ क्या कह रहा है, ये शब्दार्थ के आधार पर शब्द और अर्थ दोनों को काव्य में महत्वपूर्ण भूमिका में रखा किसने? आचार्य भामा ने, रुद्रट ने, वामन ने, कुंतक ने। शब्द और अर्थ दोनों को काव्य की भूमिका में रखा। बिना शब्द अर्थ के कभी काव्य नहीं होगा, रचना नहीं लिखी जाएगी, पुस्तक ग्रंथ अच्छा नहीं बनेगा। भामा, रुद्रट, वामन, कुंतक का, मम्मट, बाणभट्ट, आनंदवर्धन, राजशेखर, विद्याधर, क्षेमेंद्र का कहना है शब्द के आधार पर काव्य की परिभाषा देने वाले व्यक्ति केवल शब्द के आधार पर आचार्य दंडी, जयदेव और जगन्नाथ। तो इन्होंने क्या किया, केवल शब्द को काव्य माना है। ठीक है। रस और ध्वनि के आधार पे काव्य बताने वाले रस के आधार पे विश्वनाथ हैं, भोजराज हैं। तो भोजराज और विश्वनाथ रस और ध्वनि के आधार पे काव्य की परिभाषा देने वाले व्यक्तियों में आते हैं। एक बार इनको पढ़ लो और उसके बाद में फिर प्रश्न करेंगे। शब्द अर्थों सहितो काव्य भामा है, ननु शब्दार्थों काव्य में रुद्रट है। काव्य शब्दा और अयम गुण अलंकार संस्कृतो शब्दार्थो वर्तते वामन है। शब्दार्थों सहितम वर्ग कवि व्यापार सालनी कुंतक ने काव्य की परिभाषा दी। तद दोषो शब्दार्थो गुण व अलंकृति पुनक्वापी मम्मट ने दी। साधु शब्दा संदर्भ गुण व अलंकार भूषितम बाणभट्ट। स हृदय, ठीक है, स हृदय हर्द आनंद दिस शब्दार्थ तन्मय काव्य लक्षणम आनंदवर्धन। गुण अलंकार काव्यमेव काव्यम राजशेखर। शब्दार्थो व्योपु शब्दार्थ पुस्तकवाद काव्यम विद्याधर। काव्य विशेष शब्दार्थ साहित्य सदलंकर करती क्षेमेंद्र। ठीक है। शरीर तावदिष्टा व छिन्न पदावली दंडी। निर्देशो लक्षणावती स रीति गुण भूषणम जयदेव। रमणीयार्थ प्रातिपदिकम शब्द काव्यम ये जगन्नाथ। ठीक है। विश्वनाथ वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ। निर्दोष गुण व अलंकृति अलंकृतनम रसान्वित कवि कुर्वन कीर्ति प्रतीचि च विदंती भोजराज। तो यहाँ हमने कर लिया। अब मध्यकालीन हिंदी के कवियों को करेंगे हम बाद में। पहले जो भी पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे वो आपसे कर लेते हैं। अब देखो ये प्रश्न अनेक बार पूछा जा चुका है। कविता ये रहा, भूषण बेनू ने बिरजाई कविता वनिता मित। अनेक बार ये काव्य की परिभाषा पूछी जा चुकी है। केशवदास की काव्य की परिभाषा क्या है? जयदीपी सुजाति सुलक्षणी सुभरन सरस सुवर्थ। इसको भूल जाओ। भूषण बेनू ने बिरजाई कविता वनिता मित, ये पंक्ति किसकी है? केशवदास की। ये क्या है? काव्य की परिभाषा है। किसकी? केशवदास की। फिर क्या है? कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तब परवीन। तो यहाँ पे फिर कविता वनिता छवि नहीं रस बिन, बिना रस के काव्य नहीं लिखा जाएगा। ये कहना किसका है? श्रीपति का। इसके साथ जो फेमस है वो देख लो। शब्द अर्थ सो कवित, शब्द और अर्थ सो कवित। ये कुलपति में शब्द अर्थ सो कवित ताको करो विचार। अगर शब्द और अर्थ है उसके माध्यम से आप कविता लिखते हो तब हम कह सकते हैं कि वो काव्य हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे भूषण जुत कवि करम जो, भूषण जुत कवि करम जो सो कवित कही सुध। ये काव्य की परिभाषा किसने दी है? सोमनाथ ने दी है। इसके बाद यहाँ पे देखो रामचंद्र शुक्ल की काव्य की परिभाषा, महावीर प्रसाद की काव्य की परिभाषा बहुत बार पूछी जा चुकी है। अंतकरण की वर्तियों के चित्र का नाम कविता है अर्थात काव्य है। अंतकरण मतलब मन की वर्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? रामचंद्र जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्त अवस्था साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। तो दोबारा से सुनो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की काव्य की परिभाषा। अंतकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। ये पंक्ति किसकी है? ऐसे पूछ लेगा। ये काव्य की परिभाषा किसकी है? ये पूछ लेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति बताओ इनमें से कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कविता काव्य की परिभाषा क्या दी गई? अंतकरण वर्तियों के चित्र का नाम कविता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा है। आत्मा मुक्त कब होगी? जब आपको ज्ञान होगा। हृदय मुक्त कब होगा? जब आपको रस की अनुभूति होगी। तो रस के साथ हृदय, हृदय के साथ रस जुड़ा हुआ है।
कि ये कह रहा है कि हृदय की मुक्ति की साधना, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्दों का विधान करती है उसे कविता कहते हैं। तो ये क्या है? रामचंद्र शुक्ल। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार व शुद्ध अभिनुभूतियों का संचार होता है। रामचंद्र शुक्ल की काव्य की दूसरी परिभाषा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा? काव्य की आत्मा की संकल्पना अनुभूति है। तो ये जयशंकर प्रसाद की है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद की काव्य की परिभाषा। ठीक है, इसके साथ है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रा नंदन पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने। रसात्मक शब्द ही काव्य है, ये बात किसने कही है? डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, पाश्चात्य विद्वान की ये है, जो पाश्चात्य विद्वान से पूछे जाएंगे। काव्य के हेतु के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, अभी हम जो काम करते हैं वो काम कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का जो भी अब तक हमने यहाँ पे पढ़े हैं उनको लेंगे। अब जो भी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं सारे मिलके। मैंने कहा 1% स्टूडेंट ही यहाँ से आए हुए प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोर्स करके जाओ तो पूरा कंप्लीट करके जाओ। आप हमेशा 10 से 15% कोर्स बिना पढ़े वहां पे पेपर में जाते हो। जो 80% तैयार है उसमें से 20% आप गलत करते हो, फिर जितना बचता है उतने पे मेरिट फाइनल सिलेक्शन के लिए लगती नहीं है और आप हो जाते हो फिर, ठीक है, मेरिट से बाहर। तो इसीलिए आप पहले से ही अपने तमाम हिंदी से जुड़े हुए वे सेक्शन करके जाओ जहां से अलग अलग एग्जामों में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा गया है, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, और वो भी लॉजिकली अगर आप पढ़ोगे तो फाइनली सिलेक्शन आप एक बार की तैयारी में ही ले लोगे। अगर आप चीजों को जगह जगह से पढ़ोगे, कोई बुक ऐसी नहीं है जिसके अंदर हिंदी के सारे सेक्शन रखे हो, क्योंकि हिंदी के सारे सेक्शन रखेंगे तो स्वाभाविक बात है बुक बहुत मोटी होगी, उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, फिर आप उसको खरीदोगे नहीं है। इसीलिए किताबों में जानबूझ के सारा कंटेंट नहीं रखा जाता है, क्योंकि किताब की कॉस्ट भी कम रखनी होती है और इसके साथ साथ उसके पेज भी कम रखने होते हैं, क्योंकि आजकल कागज बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। अब आपको कैसे पता चलेगा जी इसमें प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? मुद्दा है प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, आपको कैसे पता चलेगा? विवेक शक्ति से, लॉजिक से। लॉजिक क्या है? नाट्य शास्त्र रचना है भरत मुनि की। इसकी रचना है भरत मुनि। भरत मुनि है इसमें 2री शताब्दी की। तो जब भरत मुनि 2री शताब्दी के हैं, भरत मुनि से पहले कोई आया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्राचीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र हुआ। काव्य अलंकार भामा है, 4ठी शताब्दी है। ठीक है, काव्यदर्श दंडी है। ठीक है, साहित्य मीमांसा राजशेखर है। तो ये राजशेखर आए, भामा आए, ये आचार्य दंडी आए, सब बाद में आए। तो पहले कौन आए? भरत मुनि। और भरत मुनि ने कौन सी रचना लिखी? नाट्य शास्त्र। इसलिए प्राचीन ग्रंथ काव्य शास्त्र का कौन सा माना जाएगा? नाट्य शास्त्र का। इस तरीके से आपको लॉजिकली आंसर पता होना। भरत मुनि कर्त नाट्य शास्त्र में अध्याय व श्लोकों की संख्या। तो कितने अध्याय हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में? आपने पढ़ा जब भरत मुनि को पढ़ा रहे थे तो 18 है, 36 है, 42 है, 5 है। अब आपको श्लोक नहीं पता, अध्याय पता है, या आपको श्लोक पता है अध्याय नहीं पता, दोनों में से एक पता है तो आप राइट आंसर दे दोगे। जितने भी बच्चे लाइव हैं सबको आंसर देना है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र 36 अध्याय और लगभग 6000 श्लोकों में लिखा गया।
क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो गया आपका बी। नाट्य शास्त्र के विस्तारकर्ता आचार्य कौन है? नाट्य शास्त्र के विस्तारकर्ता आचार्य आदि भरत हैं, जड़ भरत हैं, वर्ध भरत है या मतंग भरत है? तो आदि भरत है विस्तारकर्ता। आदि मतलब आरंभ के। राइट आंसर 3 का बी। वर्ध भरत वर्त नाट्य शास्त्र की संपूर्ण श्लोक संख्या। तो यहाँ वर्ध भरत ने जो वर्त नाट्य शास्त्र लिखा, अब आप अंदाजा लगाइए, दिमाग लगाइए, ना मुझे पता ना आपको पता कि यहाँ पे वर्त नाट्य शास्त्र में जो संपूर्ण श्लोक संख्या कितनी है। मुझे ये पता है वर्त का अर्थ बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया तो उसके अंतर्गत कितने श्लोक होंगे? मुझे ये पता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 6000 श्लोक है, और वर्त मतलब उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब बड़ा तो तभी होगा ना जब 6000 से ज्यादा श्लोक होंगे। अब इसमें 1500 हैं, इसमें 3000 है, इसमें 6 हैं, तो यहाँ 6000 से ज्यादा तो 12000 हुआ ना, इसलिए राइट आंसर डी हो गया। तो आंसर टेली करना, आंसर के प्रति सूझ विकसित करना, अंतर्दृष्टि विकसित करना, ठीक है, लॉजिक विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ा मैंने भी नहीं है, पढ़ा आपने भी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वर्त मतलब बड़ा होता है। तो जब वर्त मतलब बड़ा होता है तो इस नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा इसमें 6000 श्लोक हैं, तो उससे बड़ा अगर होगा तो फिर यहाँ उससे बड़ा ऑप्शन यही दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला सुप्रसिद्ध पुराण बताइए। तो ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें काव्य शास्त्र की चर्चा हुई? तो काव्य शास्त्र की चर्चा ऐसे पुराण का नाम है अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, 18 पुराण लिखे गए हैं। 18 में से एक अग्नि पुराण है जो कि प्राचीन ग्रंथ है जिसमें काव्य शास्त्र के तत्वों के बारे में चर्चा हुई। राइट आंसर। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या बताइए कितनी है? तो काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं। हम किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रस संप्रदाय। किसकी बात कर रहे हैं? रस संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय अलंकार संप्रदाय। किसका? मम्मट का। रस किसका? भरत मुनि का। इसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय। कौन सा है? वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है। इसके बाद औचित्य संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? औचित्य संप्रदाय, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। ये किसका है? क्षेमेंद्र का। ये किसका है? वामन का, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं, चर्चा आएगी यहाँ पे संप्रदाय की, ये वाले। मैं दिखा देता हूं। ये तो हमने पढ़ लिया सब। यहाँ पे हम संप्रदाय की चर्चा करेंगे। एक तो आपका रस संप्रदाय है भरत मुनि का, ठीक है जी। ये तो पूरा ही नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं। रीति संप्रदाय। एक बच गया रीति, वक्रोक्ति हो गया। ध्वनि संप्रदाय। रीति और ध्वनि संप्रदाय। एक संप्रदाय क्या है? रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय।
एक संप्रदाय हमारा ध्वनि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? ध्वनि संप्रदाय। किस किसके हैं जी ये? ठीक है, मैं लिख देता हूं पूरा, क्योंकि एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनना है। मैं एक ही साथ कर लेता हूं इनको। संप्रदाय, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है जी, ये आपको ध्यान रखना है। रस संप्रदाय भरत मुनि इसके प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक है, कुंतक। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र। रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। किसी न किसी रूप में प्रश्न आएगा, ध्यान रखना है। काव्य शास्त्रीय संप्रदाय कितने हैं हमारे? 6। और उन 6 में कौन सा आता है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, ये आपके संप्रदक और ये आपके प्रवर्तक। ये क्या हो गए आपके? ये प्रवर्तक हो गए। प्रवर्तक कौन है आपके? ये वाले हैं। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय, रीति वामन। ठीक है, और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। इन्होंने पुस्तक लिखी है ध्वन्यालोक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये किसी न किसी रूप में इनको दे के इनको पूछ लेगा, इनको दे के इनको पूछ लेगा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक अभी बताया आपको कौन है? आचार्य भरत मुनि। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि की संज्ञा क्या है? जड़ भरत, वृद्ध भरत, अर्जुन भरत, आदि भरत। तो राइट आंसर क्या है? आदि भरत। आदि मतलब प्रारंभ, सबसे पहले। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा। अभी तो कराए आपको। ठीक है, आचार्य भामा का अर्थ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ये काव्य दर्श किसका है? आचार्य दंडी की रचना है। काव्य दर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है। काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा की है। काव्य अलंकार सूत्र किसका है? वामन का है। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। भी तो पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले इस पर। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? भामा। तो भामा ने कौन सी रचना लिख दी? यहाँ काव्य अलंकार लिख दी। इनको दे के ये पूछ लेगा, इनको दे के ये पूछ लेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो आचार्य भामा की काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य का आदर्श किसकी है? दंडी की रचना है। राइट आंसर हो गया बी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन है। रीति संप्रदाय किसका है? वामन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? रीति संप्रदाय वामन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो रीति संप्रदाय, ये पूछ रहा है आपसे। रीति संप्रदाय क्या है? आचार्य वामन। दोबारा देख लो। रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा। ये प्रवर्तक है। अलंकार को लाने का काम जो किया इस दुनिया के सामने वो भामा ने किया, और रस को लाने का काम इस दुनिया के सामने भरत मुनि ने। वक्रोक्ति बातों को घुमा फिरा के कहने का काम आचार्य कुंतक ने। ठीक है, औचित्य बिना पर्पज के कोई बात मत कहो, क्षेमेंद्र ने कहा। ठीक है, रीति कार्य के बात को लिखने और कहने के तरीके पे जो सबसे ज्यादा फोकस किया वामन ने। ध्वनि है। व्यंग तीसरे अर्थ में जो भी बात कहो सीधे साधे शब्दों में मत कहो। ठीक है, व्यंग में कहो बात। ये है आनंदवर्धन। तो ये तो कह रहे हैं कि रस के बिना आनंद ही नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जहां रस उपस्थित हो, आनंद आए। ये कह रहे हैं कि नहीं, सामान्य और विशेष दोनों अर्थों में हम शब्दों और शब्द के अर्थ प्रयोग करके विशेषता ला सकते हैं। कुंतक कह रहे हैं कि बातों को सीधे सीधे ना कह के घुमा फिरा के कहो, वर्क उक्ति टेढ़े कथन। क्षेमेंद्र कह रहा है कि बिना पर्पज से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अगर इंसान का वजूद खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती है। वामन कह रहा है कि हर चीज का अपना एक तरीका होता है।
ऐसे ही लिखने का भी एक तरीका होता है, बोलने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आनंदवर्धन ये कह रहे हैं कि शब्द और उसका अर्थ के अलावा भी एक तीसरी चीज होती है जो व्यंग होती है, कमेंट होती है, जो एक साथ ही दो काम कर देती है, उसको इन्होंने यहाँ ध्वनि कहा। यहाँ ध्वनि का अर्थ वर्ण नहीं है, यहाँ ध्वनि का अर्थ वर्ण नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका रीति, आपका हो गया वामन। आचार्य वामन का अर्थ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। काव्य दर्श किसका है? आचार्य दंडी की रचना। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की रचना। काव्य अलंकार क्या है? यहाँ पे भामा की रचना। किसकी रचना है? भामा की। और ये काव्य किसकी रचना है? वामन की। किसी न किसी रूप में आएगा। राइट आंसर डी। काव्य दर्श रचना आचार्य दंडी की, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की, काव्य अलंकार आचार्य भामा की, और काव्य अलंकार सूत्र तो इसी काव्य, क्योंकि पहले भामा हुए बाद में ये वामन हुए, तो वामन ने क्या किया? वो भी भामा को बुनाने की कोशिश की। जैसे राज 1, राज 2, राज 3 आई, तो इसने यहाँ राज 3 बना दी वामन ने। भाई फिल्म बनती है ना, तो एक फिल्म बना दी, उसी का फिर दूसरा पार्ट है, तो ऐसे यहाँ इसने सूत्र रख दिया। क्योंकि हम तो बात यहाँ पहली कर रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी की बात चल रही है, तो उस समय भी ऐसे होता था, जो पहले एक फेमस हो गया उसी को नाम को बुनाने की कोशिश होती थी। तो इसीलिए राइट आंसर डी हो गया। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। कौन है? आचार्य कुंतक। अलंकार संप्रदाय के भामा है। रीति संप्रदाय के आपके ध्यान रखना है वामन है। और व्यास वेद, व्यास जो थे महाभारत के संकलन करता, और इसके साथ भगवत गीता। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 13 का ए। आचार्य कुंतर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बताइए। वक्रोक्ति जीवितम। 10 रूपक रचना किसकी है? धनंजय की रचना है। 10 रूपक धनंजय, नाटक के 10 रूप। और ये क्या है? आचार्य कुंतक है। वक्रोक्ति जीवितम साहित्य दर्पण। वक्रोक्ति जीवितम क्या है? आचार्य कुंतक की रचना। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना। ठीक है, काव्य दर्श दंडी की रचना। ऐसे आपको ये सारी चीज कंप्लीट करनी है जी। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर हो गया आपका बी। कुंतक की काव्य शास्त्रीय रचना है वक्रोक्ति जीवितम। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन कौन है? ध्वनि संप्रदाय। वामन कौन है? रीति संप्रदाय। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। हर्षवर्धन कौन है? ठीक है, एक राजा हुए, ठीक है, 7वीं शताब्दी के। ठीक है, जिन्होंने आपको ध्यान रखना है राजवर्धन के छोटे भाई थे। इन्होंने हर्षचरित नामक रचना बाण भट्ट ने इन्हीं के ऊपर लिखी थी, हर्षवर्धन के ऊपर। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। आनंदवर्धन काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक रचना है। क्योंकि ये किसकी रचना है? ये वामन की रचना है। और ये लोकालोक काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। और ध्वन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन की। राइट आंसर डी। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र, औचित्य संप्रदाय। नेक्स्ट है क्षेमेंद्र का काव्य शास्त्रीय औचित्य विचार चर्चा रचना है। ये तो दंडी की रचना है। ये किसकी रचना है? दंडी की रचना है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। ये किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोजराज की रचना है। भोजराज सरस्वती कंठाभरण। तो 18 का राइट आंसर हो गया। औचित्य विचार चर्चा आपकी क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आचार्य आनंदवर्धन की उपाधि कौन सी उपाधि थी? राजा नायक। आनंदवर्धन की उपाधि क्या थी? राजा नायक की उपाधि थी। दीप शिखा किसकी उपाधि है? कालिदास की। कालिदास को क्या कहा जाता है? दीप शिखा कहा जाता है। और राजा नायक किसे कहा जाता है? आनंदवर्धन को कहा जाता है। अलंकार मारदंड किसे कहा जाता है? मम्मट को। सॉरी, भामा। भामा को क्या कहा जाता है? ठीक है, ठीक। वाग देवता दंडी। वाग देवता दंडी। राजा नायक कौन है? आनंदवर्धन। आचार्य विश्वनाथ कविकृत काव्य की परिभाषा है। ठीक है, तय 200 शब्दार्थ हो। ये तो मम्मट की परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है? मम्मट की परिभाषा है।
रमणीयात प्रातिपदिक जगन्नाथ की परिभाषा है। शब्दार्थो सहितम काव्य भामा की परिभाषा है, भामा की आएगा इनमें से। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ, किसकी है? विश्वनाथ। एक न एक आएगा, जरूर ध्यान रखना है। किसी न किसी रूप में लेगा, ठीक है। मम्मट तदोषो शब्दार्थो जगन्नाथ रमणीयात प्रातिपदिकम काव्य शब्दार्थो सहितम काव्य भामा, ठीक है। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ। इसको देके इनको पूछ लेगा, इनको देके इनको पूछ लेगा, गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर यहां तक चीजें सबकी समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इस परिभाषा से संबंधित आचार्य, तो वक्रोक्ति क्या थे? कुंतक, ठीक है। राइट आंसर है रीति आत्मा काव्य से। तो रीति किसने माना? वामन ने। तो रीति काव्य की आत्मा है। काव्य का लक्षण कौन किसका है? आचार्य वामन का रचना है, ठीक है। ध्यान रखना है, रीति काव्य आत्मा काव्य की परिभाषा वामन की है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक की परिभाषा है। तदोषो शब्दार्थो स्वगुण व अलंकृति पुनकुआपी आचार्य मम्मट की है। ये काव्य की परिभाषा है, काव्य के लक्षण है। ये काव्य की परिभाषा है, काव्य के लक्षण है। ये किसकी है? तदोषो शब्दार्थो स्वगुण व अलंकृति पुनकुआपी आचार्य मम्मट की रचना है। मम्मट की काव्य की परिभाषा है। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन करने वाले आचार्य मम्मट को किसने पछाड़ दिया? विश्वनाथ ने। चुप ही नहीं होने दिया। मम्मट 14वीं शताब्दी के कवि है, वो सॉरी विश्वनाथ। तो जो बाद में आएगा वो पहले वाले का खंडन करके अपने नंबर बनाएगा, ठीक है। तो वो पहले से चलता आ रहा है, वो हमेशा होता है। नेताओं में भी है, हीरो हीरोइनों में भी है, हर जगह है। वो टीचरों में भी है, ठीक है। कोई पुराना टीचर है, ठीक, कोई नया आएगा, वो अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा बताएगा वहां। अब ये ध्यान ही नहीं रखेगा, पुराने वाले को अनुभव है, उसने काम करके अपने के इमेज बनाई है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। तो नए वाला ताव में जाके अपना कुछ ही कर देता है। ऐसे विश्वनाथ ने किया, ठीक है। मम्मट ने जो कह दिया वो लकीर की फकीर है, ठीक है। तो आपको उसको नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन उसमें कमी ढूंढवा दी किसने? विश्वनाथ ने। किस रचना में? साहित्य दर्पण में, ठीक है। मम्मट की बुराई करके बहुत सारी कमी निकाल के विश्वनाथ ने बताया है। अदोषो गुण वम अलंकार करोति इस काव्य परिभाषा से संबंधित आचार्य। तो विश्वनाथ की काव्य की परिभाषा क्या है? वाक्य रसात्मक काव्य तो ये तो नहीं है, कुंतक की भी नहीं है, भोज की भी नहीं है। तो अग्नि पुराण के अंतर्गत ये काव्य की परिभाषा दी, जिसमें अदोष शब्द का प्रयोग किया गया कि दोष नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का काव्य में। शरीर तावदिष्ट व छिन्ना पदावली, ये डंडी की है। पदावली का प्रयोग किसने किया काव्य की परिभाषा में? शरीर का प्रयोग किसने किया काव्य की परिभाषा में? आचार्य डंडी ने। एक शब्द या तो शुरू का याद रखो या लास्ट का, यही अलग है काव्य की परिभाषा में, तब की परिभाषा में। तो ये राइट आंसर क्या हो गया? आचार्य डंडी। ध्वनि आत्मा काव्य से परिभाषा से संबंधित आचार्य। तो ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। ध्वन्यालोक जो रचना लिखी उसमें ये काव्य की परिभाषा दी गई आनंद वर्धन के द्वारा। इनको ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ध्वन्यालोक का जो है लेखक माना जाता है। और ध्वनि आत्मा काव्य, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, ये कहना है आनंद वर्धन का। पंडित राज जगन्नाथ काव्य की परिभाषा शब्दार्थो सहितो भामा। तो ये क्या है? शब्दार्थो सहितो बहा में है कि काव्य की परिभाषा। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ की परिभाषा। किसकी है? विश्वनाथ की। रमणीयार्थ प्रातिपदिक जगन्नाथ की काव्य परिभाषा। तदोषो शब्दार्थो, ठीक है, आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा, ठीक है। तो जगन्नाथ की क्या है? रमणीयार्थ प्रातिपदिकम, 28 का राइट आंसर सी। वाक्य रसात्मक काव्य, काव्य की परिभाषा से संबंधित आचार्य बताइए। तो वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ की परिभाषा है। वाक्य कैसे होने चाहिए? रस से युक्त होने चाहिए। ये किसने कहा काव्य की परिभाषा में? विश्वनाथ ने कहा। किसने कहा? लास्ट क्वेश्चन है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या बताइए।
आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन 6 होते हैं। आचार्य मम्मट ये कह रहे हैं काव्य प्रकाश के अंदर कि हम 6 वजह से पुस्तक लिखते हैं। एक तो पुस्तक इसलिए लिखी जाती है कि प्रसिद्धि चाहिए, ज्यादा आदमी जान जाए कि भाई अच्छा आदमी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। तो यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए पुस्तक लिखाई जाती है। ये किसका कहना है? आचार्य मम्मट का। दूसरा, धन की प्राप्ति होगी, पुस्तक बिकेगी, पैसा आएगा, धन की प्राप्ति के लिए भी पुस्तक जो है लिखी जाती है, दूसरा कारण। तीसरा कारण आचार्य मम्मट ने बताया कि कांता सम्मित उपदेश, पत्नी के सामने उपदेश देंगे कि देखो जी हमारी पुस्तक है, आप हमारी इज्जत करो, हम पति परमेश्वर तो है ही, लेकिन साथ के साथ हम एक अच्छे लेखक भी हैं। तो पत्नी को समझाने के लिए, क्योंकि पत्नी को अगर अपनी किताब पढ़ के आप सुना दोगे तो पत्नी पे उसका असर होगा, ये आचार्य मम्मट का कहना है। फिर वो आपसे झगड़ा नहीं करेगी, ना बुढ़ापे में करेगी और ना उससे पहले करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आचार्य मम्मट। तो पहला प्रसिद्धि के लिए, फेमस होने के लिए, दूसरा धन की प्राप्ति के लिए, पैसे के लिए, इसके बाद कांता सम्मित उपदेश, पत्नी के सामने उपदेश देने के लिए, लोक मंगल की भावना के लिए, लोक मंगल की भावना के लिए, दूसरों का भला करना है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है, इस वजह से भी किताब लिखी जाती है। अमंगल के नाश के लिए, घर में लड़ाई झगड़े हैं, किताब लिखने बैठ जाओ, अपने आप झगड़े शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब घर में पूजा पाठ हो रही है तो कोई झगड़ा नहीं करता, जब घर में कोई प्रोग्राम हो रहा हो, वो भी भगवान की भक्ति का, तो कोई गाली नहीं देगा। तो ये कहा अमंगल के नाश के लिए। तो ये सुंदर पाठ कराया जाता है, क्यों कराया? घर में मनमुटाव चल रहा है पड़ोसियों के साथ, तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाएगा कि लोगों के मन में जो है पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसा जहां माहौल होगा उसी तरह का मन करेगा। और 5 स्टार होटल में जाके कभी मन करेगा कि वहां जाके भगवान की भक्ति कर ले? 5 स्टार होटल में हमेशा मौज मस्ती के लिए लोग जाएंगे, कभी भगवान की भक्ति के लिए नहीं जाएंगे। और मंदिर में जाएंगे तो वहां कभी नहीं मन करेगा पैर फैला के लेट जाओ, क्योंकि जहां जैसा एटमोस्फेयर है हमारे भाव उसी तरह के बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इसीलिए आचार्य मम्मट ने किताब लिखने के पीछे 6 लॉजिक बताए। यश की प्राप्ति, प्रसिद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, पत्नी के सामने उपदेश देने के लिए, लोक मंगल की भावना के लिए, अमंगल का नाश करने के लिए, और दूसरा अपने व्यवहार में सही सुधार करने के लिए भी किताबें लिखी जाती है। ये काव्य के प्रयोजन हैं, काव्य के लिखने के प्रयोजन हैं। और वो कितने हैं? 3। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये 30 प्रश्न आपके हो गए। अब ये काव्य शास्त्र का एक हिस्सा हमने कर लिया। अब जो कुछ संप्रदाय हैं उन पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ज्यादातर रस और अलंकार से पूछते हैं और रस अलंकार के बारे में हम कर चुके हैं। तो आज आपका काव्य शास्त्र से, साहित्य शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न ले लिए। लेकिन एक बार हम हिंदी के काव्य शास्त्रियों की जो परिभाषा है वो परिभाषा और देखेंगे कल वाली क्लास में। उसके बाद में नए टॉपिक लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी मेरे पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट है जिसमें हम बातें कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ये पीडीएफ जो है काव्य शास्त्र वाली, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक बार दोबारा से इस चीज को पढ़ लेना, और साथ के साथ हम दोबारा बढ़ेंगे एक नए सेक्शन और एक नए टॉपिक की ओर। अब तक हमने क्या किया? पहले हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, फिर काव्य के बारे में, और इसके साथ अब क्या पढ़ा हमने? साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र। यही रीजन है कि इतने दिनों से जब हम क्लास लेते हैं तो जिंदगी में दोबारा से आप लोगों को न तो अपना कंटेंट रेडी करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी के हर सेक्शन पे फोकस करेंगे। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनका रोल 1, 2, 4 क्वेश्चन तक होता है। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी दुविधा आपको हो, दिक्कत हो, आपका कोई डाउट बन रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो जी, वेरी गुड। हाँ, नहीं, पीडीएफ दिलवा देंगे ये भी, और इससे पहले जिससे भी आप पढ़े वो सारी पीडीएफ आपके कोर्स में मेंशन करवा देंगे। चलो जी, जी जी जी, चलो। नहीं, बोलिए बोलिए, बोलने में मना नहीं किया है, ऐसा नहीं है, बोलने में कोई मना नहीं है ललित जी, आप बोलिए जो भी आपको कहना है।
हाँ बिल्कुल, मेरी बुक है मार्केट में, लेकिन और भी 2 बुक आ रही है। तो इसीलिए एक बुक हेड राइटिंग नोट्स की है, दूसरी बुक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की है, तीसरी बुक थ्योरी की है, और तीनों पे काम चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ों को वेल मैनेज करके व्यवस्थित करके तभी हम निकालें। सारे टॉपिक कराएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो समय हमने आपसे मांगा है उस समय में आपके पेपर से पहले सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। चलो जी, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आपकी YouTube की सारी क्लासें रहेगी, एक सुबह भी मैंने क्लास ली है, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को देखना।